Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will discuss about the board questions which are from the surface chemistry. Today we will see question from the colloidal part of the chapter. As you know that surface chemistry has four parts. One is the adsorption, another is catalysis, and third one is the colloid, and fourth one is the emulsion. And as you know that emulsion and colloids are deleted, catalysis and emulsion, these two topics are deleted due to corona pandemic. And we discussed about the adsorption and questions from the adsorption. Now we will see questions from the colloid state, which are very important, and so many years these questions has been asked. What are these questions? Question is what happens when? Question is what happens when in following activity activities and why. First one is an electrolyte is added. An electrolyte is added to a hydrated ferric oxide solve in water. Okay, and second one is a beam of light is passed through a colloidal solution. And third one is if an electric current is passed through a colloidal solution. Okay, this question has been asked in 2009, 2011 and 2009, 2005 and 2009 in foreign country. Okay, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ अल्टरनेट ईयर में. तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि अगर फेरिक क्लोराइड सॉल्व में हम ऐड करते हैं हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड सॉल्व में, अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो क्या होगा. ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो क्या होगा. ठीक है,
दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाइट अगर पास करते हैं थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन तो क्या होगा, और इलेक्ट्रिक करंट पास करें कोलाइडल सॉल्यूशन तो क्या होगा। ये तीन चीज़ें पूछी गई हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इसके लिए 3 मार्क्स है और पर क्वेश्चन है 1 पॉइंट। ओके, तो आज देख लेते हैं इसको हम। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, यहाँ फेरिक ऑक्साइड अगर सॉल है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सपोज कि हम NaCl ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो अपोजिट आयन से बने होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड का जो सॉल होता है वो कोआगुलेट होने लगता है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड में से जो क्लोरीन है वो फेरिक आयन के साथ रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड बना लेता है, और इसके कारण क्या होता है, कोआगुलेशन होता है। ठीक है, पहला पॉइंट का आंसर क्या हुआ कि बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट कोआगुलेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइलाइट। या एग्जाम्पल लेके कह सकते हैं कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं फेरिक ऑक्साइड सॉल के अंदर तो जो फेरिक आयन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड बनता है और कोआगुलेट होकर के बैठ जाता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि लाइट ऑफ बीम पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो हमें दो तरह की घटनाएं दिखाई देती हैं। एक तो जो है कि हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है और एक ब्राउनियन मूवमेंट दिखाई देती है। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करेंगे तो हमें पार्टिकल जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई देंगे। और अगर उसी को किसी लेंस के थ्रू लाइट को पास करेंगे तो वहाँ पे टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल कोन बनता हुआ दिखाई देगा। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है कि इल्यूमिनेट होते हुए जो है कि दिखाई देगा सॉल्यूशन के अंदर, तो वो इफेक्ट हमें लाइट पास करने पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वही चीज़ इलेक्ट्रोफोरोसिस होने लगेगा। इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते जाते हैं और डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम से सेपरेट हो जाता है। डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। आई बात समझे। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कोएगुलेशन होने लगेगा। क्यों कोएगुलेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में अपोजिट आयंस होते हैं, तो उस अपोजिट आयंस के कारण जो है कि ये आपस में जो है कि मिलने लगेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एग्जांपल हमारा फेरिक ऑक्साइड है और हमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो फेरिक क्लोराइड बनने लगता है, फेरिक क्लोराइड बन करके नीचे बैठ जाता है। बीम ऑफ लाइट पास करते हैं जब भी किसी सोल्यूशन से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सोल्यूशन में जाने के बाद वो लाइट इल्यूमिनेट होने लगती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने लगता है, जिससे कि उसका पाथ जो है कि हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसमें पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर इसी लाइट को हम किसी लेंस के थ्रू पास करते हैं तो हमें एक कोन दिखाई देता है जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो लाइट पास करने पर हमें दो घटनाएं मिलती हैं, एक ब्राउनियन मूवमेंट और एक टिंडल इफेक्ट मिलता है। और तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करेंगे तो कोएगुलेशन होगा। जो चार्ज पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको लिखना है, हमने ये सारी चीज़ें पहले भी लिखवाई हैं, जब हम शुरू में भी पढ़ते हैं तो भी लोग बोर्ड क्वेश्चन करते हैं, अभी भी हम लोग बोर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द
what is the special about what is special about the following terms. First one is the craft temperature. And second one is the absorption. पहला हमारा है क्राफ्ट टेम्परेचर और दूसरा हमारा है एब्जॉर्प्शन। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा हुआ पहले तो ये बताना जरूरी है कि 2006 में पूछा हुआ है और 2013 में पूछा हुआ है, 13 में ये पूछा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट ये कि इस टेम्परेचर के बारे में जानिए, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। आंसर हमारा होगा क्राफ्ट टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे कि मिसल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जिसपे मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच, यहाँ पे हम लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच miscel formation takes place, ओके। जिस टेम्परेचर पे मिसल फॉर्मेशन हो जाता है, स्टार्ट होता है, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। ये इसका मतलब होता है जो हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो जब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, पहले एडजॉर्प्शन हुआ फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। व्हेनेवर adsorption and absorption both takes simultaneously, then it is known as absorption. When adsorption and absorption both takes place simultaneously, then it is known as absorption. Okay, तो यहाँ पे लिखते हैं कि when it is a process, it is the process in which adsorption and absorption both takes place simultaneously. ठीक है, जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। जैसे अगर कोई क्ले है
ठीक है। क्ले में पहले पानी जब गिरता है तो क्ले के पोर थोड़े छोटे होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए क्या है कि वाटर उसके ऊपर स्टैग्नेट कर जाता है, रुक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद धीरे 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 वो पानी क्या है अंदर क्यों चला जाता है। ठीक है। वैसे ही हमारा स्पंज होता है, वैसे ही हमारी लीव्स होती है जिसमें जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स फॉर ईच। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 2 मार्क्स। ठीक है। और ईयर देख लिया यहाँ पे। ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्किप भी कर जाते हैं दिमाग से, तो इसलिए तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फटाफट हम लोग को क्वेश्चन देखना है, हमें बायोलॉजी बायोमॉलिक्यूल्स के भी क्वेश्चन है, उनको भी देखना है, क्योंकि हमारा जो अगला टेस्ट होने वाला है वो इसी पर होने वाला है। ठीक है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन अगला है 2006 का ही है, 3 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस को हमें जो है कि एक्सप्लेन करना है। पहला हमारा है लायोफिलिक कोलाइड्स आर, फर्स्ट इज द लायोफिलिक कोलाइड्स आर more stable than lyophobic. Okay, lyophilic colloids are more stable than lyophobic. Next one is the coagulation. Coagulation takes place when sodium chloride solution, NaCl solution, is added to a colloidal solution. Solution of ferric hydroxide. And third one is the sky appear blue in color. ठीक है। Coagulation takes place when sodium chloride solution is added, sky appear blue, and lyophilic colloids are more stable than the lyophobic. ये 2006 का क्वेश्चन है। ऐसा हमने पीछे भी इसमें से ये वाला हमने डिस्कस किया पीछे भी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स। अब स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, मैं हट गया, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
बुक में सारे दिए हुए हैं। लायोफिलिक कोलैड्स आर मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक कोलैड्स। ऐसा क्यों होता है? जो एक तो जैसे लायोफिलिक कोलैड को हमने डिफाइन किया था, लायोस मीन्स लव, लिक्विड, सॉरी, फिलिन मीन्स लव, तो लिक्विड लविंग। यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है किसके बीच में? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। वहाँ पे जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को स्टक कर लेते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। वो सॉल्यूशन कभी भी बिगड़ेगा नहीं, वो हमेशा जो है कि कोलाइडल स्टेट में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है लायोफिलिक कोलाइड्स की ड्यू टू चार्ज और सॉल्वेशन। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि दो फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो लायोफोबिक कोलाइड और लायोफिलिक कोलाइड में जो स्टेबिलिटी की बात चल रही है, तो लायोफिलिक कोलाइड के अंदर दो फैक्टर है, एक तो सॉल्वेशन और दूसरा है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो सॉल्वेशन एनर्जी हाई होने की वजह से और अपोजिट चार्जेस होने की वजह से अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, कोलाइडल स्टेट में पड़े रहते हैं, कभी मिलते बिगड़ते नहीं हैं। जो इंट्रैक्शन है वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में वो एक तरह का पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो आपस में जुड़े रहते हैं। जबकि लायोफोबिक कोलाइड की अगर बात करें तो वहाँ पे केवल एक सिंगल चार्ज है, उस चार्ज के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो अभी पता चलता है कि अलग हो जाते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल हम लोग देख रहे थे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में अगर सोडियम साल्ट डाल दें तो क्या होगा? कोआगुलेट कर जाएगा। क्यों कोआगुलेट करेगा? क्योंकि जो फेरिक आयन है वो क्लोराइड आयन से रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड बना लेगा और नीचे जाके सेटल डाउन होगा। तो वो लायोफोबिक कोलाइड में एक चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, जबकि लायोफिलिक कोलाइड्स में दो फैक्टर हैं जो उसको स्टेबल बनाते हैं। एक तो चार्ज है एज वेल एज सॉल्वेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड की स्टेबिलिटी के पीछे रीजन केवल चार्ज है। अब अगर वो भी चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोएगुलेट कर जाएगा। लेकिन लायोफिलिक कोलाइड के केस में क्या है? चार्ज के साथ साथ सॉल्वेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से वो मोर स्टेबल होता है। क्लियर है बात? अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कोएगुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू द कोलाइडल सॉल्यूशन फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो क्यों जो है कोएगुलेशन हो जाता है? बात सिंपल सी है। अगर बोल दिया कोएगुलेशन क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे कोएगुलेशन हो जाने के पीछे बस एक रीजन है। कोएगुलेशन का मतलब तो जान चुके हैं हम लोग, जम जाना। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? जम जाना, कि किसी चीज़ का जम जाना। ठीक है, और वो चीज़ जम क्यों गई? क्योंकि सपोज करिए कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का, तो उसमें Fe3+ है और OH- है। उसमें हमने ऐड क्या किया है? सोडियम क्लोराइड। अब जब हम सोडियम क्लोराइड उसके अंदर ऐड करेंगे तो उसमें का जो क्लोरीन है वो फेरिक आयन के साथ चला जाएगा, फेरिक क्लोराइड बना लेगा, और जो हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम के साथ चला जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा।
और ऐसे कंडीशन में जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक स्टेबल लेयर बनी थी कोआगुली जो है कि कोलाइडल स्टेटमेंट बनाए रखने के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो टूट गई। अब जब टूट गई तो क्या होगा कि वो जम जाएंगे, नीचे जा कर के बैठ जाएंगे। अब उसका रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया था फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, ये हमारा सॉल है, इसमें हमने NaCl डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया FeCl3, ये नीचे जाके बैठ जाएगा, और प्लस यहाँ पे बन जाएगा 3NaOH। ये है कोएगुलेशन का रीजन, इसी वजह से ये कोएगुलेट कर जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, स्काई जो है कि ब्लू इन कलर दिखाई देता है। तो 10th में पढ़ाया गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। कलर वर्ड के बारे में पढ़ाया गया, एक चैप्टर था जिसमें कि डिफरेंट जो है कि फिनोमेना, मिराजेस, अर्ली सनसेट, लेट सनसेट के फिनोमेनास के बताए गए थे। तो उसमें एक जगह स्कैटरिंग में बताई गई थी। तो हमारे ये स्काई का ब्लू दिखाई देना स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। हम लोग जानते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती है। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होते हैं, ग्रेविटी से बाहर भी चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट, सनलाइट आ रही है तो उसके अंदर तो ढेर सारे रेडिएशन है। तो अब जो ब्लू कलर का रेडिएशन है, उस ब्लू कलर के रेडिएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस पार्टिकल्स की साइज क्या बड़ी है, और बड़ी होने की वजह से जब ब्लू कलर की लाइट पास होती है, उस पर गिरती है, स्ट्राइक करती है, तो स्कैटर कर जाती है। और स्कैटर करने के कारण जो है कि हमें कलर दिखाई देता है। ये टिंडल के इफेक्ट के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर एक लेंस के थ्रू जो है लाइट पास करते हैं तो एक टिंडल कोन बन जाता है। टिंडल कोन एक्चुअली बन जाता है वो लेंस से आती हुई लाइट का एक जगह पे जाके मीट करना, और उस एरिया में जितने कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो लाइट से टकरा करके लाइट को फैला देते हैं, और वो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जिससे टिमटिमाता हुआ हमें एरिया दिखाई देता है। ठीक है, बात समझ आई? कहानी तो नहीं समझ आई? ये कहानी नहीं है, बात है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे जब भी लाइट पास करती है, किसी ऐसे भी पार्टिकल से पास करें, अगर उस पार्टिकल की साइज और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रेशियो में बड़ी हो तो लाइट उस पर पास होने के बाद स्कैटर करती है। अब जिस वेवलेंथ की लाइट स्कैटर करेगी वो हमें कलर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी अंधेरे कमरे में होते हैं और लाइट किसी जो है कि कॉर्नर से सनलाइट या कोई लाइट बाहर से धीरे धीरे अंदर की ओर आ रही होती है तो हमें एक बीम दिखाई देती है, बीम की तरह दिखाई देता है, या जिस ऑब्स्टेकल से आ रहा होगा उसी का शेप में दिखाई देता है। और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि चीज़ें टिमटिमाती हुई नज़र आती हैं। तो वो अगर येलो कलर दिखाई दे रहा है तो मीन्स येलो कलर की जो वेवलेंथ है वो उसके रिस्पेक्ट में छोटी है, उससे टकरा करके जो है कि फैल रही है, पीला दिखाई दे रहा है। नीला अगर दिखाई दे रहा है मतलब ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग जो है छोटी है तो वो फैल जा रही है। ठीक है, इस तरह से जो है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें ब्लू दिखाई देता है स्काई। अब इसके बाद तो इस तरह से हमने जो है कि ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बना लिए कि स्टेबिलिटी लायोफिलिक कोलाइड की क्यों ज़्यादा होती है। तो उसके दो रीजन हमने बताए थे, एक तो चार्जेस और दूसरा सॉल्वेशन। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि कोआगुलेशन कैसे हो जाता है कि हम जब सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोक्साइड है। तो क्लोरीन फास्टली जो है कि
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लेगी, फेरिक के साथ रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड बना लेगा, जिससे जो नीचे जाके बैठ जाएगा। और स्काई का ब्लू दिखना हमने बताया क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्काई में पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो होती है उसके रेशियो में छोटी होती है, तो उससे टकराते हैं और टकरा करके फैल जाते हैं और इस तरह से स्कैटरिंग हो जाती है। आई बात समझ में? तो आज हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देखे। अब कल हम लोग जो है इसमें बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।